हाँ जी। तो आज इंडियन इकोनॉमी में अपना है थर्ड लेक्चर, और लेक्चर का नाम क्या है? फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण और फूड मैनेजमेंट, खाद्य प्रबंधन। देखो एग्रीकल्चर का सिलेबस इतना वास्ट है, मतलब उन्होंने तो लिख दिया कि एग्रीकल्चर में चैलेंजेस बताओ, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स बताओ, फूड प्रोसेसिंग बस टॉपिक लिख दिया। तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कहाँ रुके। मतलब आप कोई भी पीडीएफ एग्रीकल्चर पे देखोगे ना, 400 500 पेज की पीडीएफ। ये देखो बुक बुक बताता हूँ मैं आपको, ये रूरल मैनिफेस्टो, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी 2 साल पहले, मैंने खुद पूरी नहीं पढ़ी है, किरण ने गिफ्ट की थी, अभी इस बार उसको आईपीएस मिल गया। इतना वास्ट सिलेबस है ना, और सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि रुके कहाँ पे। थैंकफुली 3 लेक्चर में मैंने सारा कुछ कवर करवा दिया गया है, और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इकोनॉमिक सर्वे करवा दिया है, बजट करवा दिया है, सारी करंट की रिलेवेंट स्कीम्स करवा दी है, आज को मिला के, आज वाले लेक्चर को मिला के, ठीक है। और ये जो बुक्स वगैरह में जितने भी रिफॉर्म्स है, चैलेंजेस है, ये हाईलाइट की हुई थी मैंने पहले बुक थोड़ी बहुत, तो वहां से मैंने कवर कर ली, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया हो, बिल्कुल सिलेबस के रेलेवेंट पॉइंट्स ही पढ़ाए। तो फटाफट से चलते हैं अपन सीधे काम की बात पे। हाँ, तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में जानेंगे, फिर फूड मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, और थोड़ा सा एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन राजस्थान इकोनॉमी में है, तो थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है एलाइड सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अपने ये पूरा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर कल से अपन इंडस्ट्री में घुस जाएंगे। ठीक है साहब। पेन और पेपर लेके बैठना है, बिल्कुल बैठना है, और साथ के साथ चीजों को दिमाग में प्रिंट करना है, मेमोराइज करना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना। बाद अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, ध्यान रखना, उसी टाइम याद करनी है चीजें। ठीक है, कमेंट के लिए जहां बोलूंगा कमेंट कर दिया करो, या लास्ट में कमेंट कर दिया करो, कर दिया करो। ठीक है। ये डिब्बों का आपका पता ही है, कौन ये अगेंस्ट में, ये फेवर में, और ये येलो वाला जो बॉक्स होगा वो सजेशंस होंगे, ठीक है। तो पीवाई की बात करते हो, देखो डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूछ ली, एक्सप्लेन द टर्म फूड सिक्योरिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बात के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को समझाइए, डेफिनेशन पूछ ली। उसके अलावा पीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछ लिया था 2016 में, 5 मार्कर का क्वेश्चन। तो ये किसके पार्ट है? फूड मैनेजमेंट के पार्ट है। देखो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है, फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड टर्म्स पूछ रहा है, तो मतलब स्टैटिक भी काम का है। हो सकता है इस बार फूड प्रोसेसिंग पे 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। तो फटाफट फटाफट से 1 घंटे में अपन खत्म कर देंगे लेक्चर। चलते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर में, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन मान लो आता है फूड प्रोसेसिंग में, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है भाई? इट इज ए सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स है, यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, कच्ची सामग्री को संपूर्ण और अर्ध संपूर्ण उत्पादों में बदलने की जो तकनीक और विधियां हैं, उन्हें फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो हमने कच्ची सामग्री ली, उसको पूर्ण या फिर अर्धपूर्ण, है ना, अर्ध संपूर्ण, इन उत्पादों में हमने बदल लिया। और क्यों बदला? उसका कारण ये, उसकी संग्रहिता को बढ़ाने के लिए, उसको स्टोर हम ज्यादा दिनों तक कर सके, स्टोरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी सुवाह्यता को, एक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको आसानी हो, पोर्टेबिलिटी उसकी अच्छी हो, इसलिए पैलेटेबिलिटी, उसकी स्वाद को अच्छा करने के लिए, उसके कलर को अच्छा करने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ को, मतलब वो कितने दिनों में एक्सपायर हो जाती है, कितने दिनों में खराब हो जाती है, उसको इंप्रूव करने के लिए, टेक्सचर को, उसकी बनावट को, उसके पोषण मूल्य, न्यूट्रिशन को, इन सब में वृद्धि कर सके, इन सबको इनहांस कर सके, इसलिए फूड प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल सी समझने की बात है। ये कुछ टूल्स है, टेक्निक्स है, कुछ हिंदी में बोले तो कुछ विधियां और तकनीक है, जो कि कच्ची सामग्री को पूर्ण या अर्ध संपूर्ण सामग्री में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसकी स्वायत्ता बढ़ जाए, उसका स्वाद बढ़ जाए, उसका टेक्सचर बढ़ जाए, उसका कलर बढ़ जाए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी बढ़ जाए। जितने पॉइंट्स आपको याद आ जाए लिख के आ जाओ, सिंपल सी फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, देखो आपकी पेपर 4 की प्रैक्टिस भी, अभी कल मैं सेशन ले रहा था पेड स्टूडेंट्स का, भाई जैसे इस बार, पिछली बार पता है पेपर 4 में क्या पैराग्राफ आया था? पेपर 4 में पैराग्राफ आया था कि फार्म सेक्टर में मैकेनाइजेशन का बताओ। अब मैंने पूरा आपको इंग्लिश में ही पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी पेपर 4 की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो आप इंग्लिश कुछ से ज्यादा डरो मत, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, यहाँ पे जब मैं पहले पोर्टेबिलिटी को हिंदी कर रहा हूँ, यहाँ पे स्वायत्ता, स्टोरेबिलिटी को संग्रहित कर रहा हूँ, सेल्फ लाइफ, टेक्सचर, इनको कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दो इन चीजों पे, ताकि आपकी पेपर 4 की प्रैक्टिस भी होते जाए। ठीक है, अब एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टोमेटो से केचप बना दिया। हमने क्या कर दिया, एक कच्ची सामग्री ली टोमेटो, उससे पूर्ण संपूर्ण बना दिया, क्योंकि हम केचप को डायरेक्टली खा सकते हैं। चिप्स बना दिए हमने आलू से, है ना। हमने आंवला लिया और आंवले का मुरब्बा बना दिया। हमने गन्ना लिया, गन्ने का गुड़ बना दिया। ये सारी फूड प्रोसेसिंग की
विधियां हैं, टेक्निक्स है, फूड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल है। और अर्ध संपूर्ण किसी वजह से पापड़ है, पापड़ अर्ध संपूर्ण है, डायरेक्ट तो पापड़ नहीं खाते हम, पापड़ को या तो तलते हैं या सेकते हैं, ठीक है, मक्का, मक्का से पापड़ बनती है, पापड़ को फिर हम तलते हैं सेकते हैं, तब जाके वो खाने योग्य होती है, इसलिए ये कच्ची सामग्री को हमने अर्ध संपूर्ण सामग्री में कन्वर्ट किया, ये भी फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है। समझ में आ गया फूड प्रोसेसिंग का खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, आगे चलते हैं साहब। जैसे इनको क्या बोलते हैं, आप फटाफट से कमेंट करके बताओ, मैंने क्या बोला था अभी, कमेंट जरूर करना है। इनको कुछ पाइप बोलते हैं, कोई इनको पोला बोलते हैं, कोई इनको फिंगर्स बोलते हैं, पता नहीं, अलग अलग चीजें होती है। अब देखो, ये है मक्का, ये मक्के से बनते हैं यूजुअली। अब ये देखो, आप देख पा रहे होंगे इसका टेक्सचर खराब हो गया, इस पे फफूंद लग गई, ठीक है, फंगस लग गई। अब मान लो यदि आप एक किसान के पास ठीक ठाक सुविधा है कि इस मक्के को टाइम पे रहते हुए वो प्रोसेस कर पाए, उसको उबाल के उसकी पापड़ बना पाए, या फिर ये जो फिंगर से बना पाए, तो उसके जो जो वेस्ट हुआ है ये प्रोडक्ट, वो बच जाएगा ना। तो इसी प्रकार से हम फूड प्रोसेसिंग में आगे मैं बताऊंगा कि फूड प्रोसेसिंग क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसमें वन ऑफ द फायदा ये है कि आप वेस्ट को बचा लेते हो। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है अपने इंडिया में, कितना हो रहा है वो भी हम बात करेंगे। तो उसको आप बचा लेते हो यदि आप फूड प्रोसेसिंग में जाते हो तो, ठीक है। जैसे देखो ये आलू में फंगस लग गई, अब आलू को मान लो चिप्स बना दो, हो सकता है आलू आलू की इतनी डिमांड नहीं होगी मार्केट में, तो आलू बिके नहीं, तो उसके चिप्स बना दो, चिप्स तो स्टोर किए जा सकते हैं बहुत दिनों तक, तो बाद में चिप्स बेच देना। इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग काम करती है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या है भाई, फायदे क्या क्या है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन होगा। अब ये तो कोई भी लल्लू पंजू लिख के आ जाएगा, 8th क्लास का 10th क्लास का बच्चा लिख के आ जाएगा। आप क्या अलग लिख के आ रहे हो, आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा देना पड़ेगा। डेटा में आप लिख सकते हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लगभग 50 लाख अनरजिस्टर्ड वर्कर है, लगभग 50 लाख अपंजीकृत श्रमिक है, ठीक है। और यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो जितनी भी फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं उनका 12.5% या 12% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड है। जितनी भी पंजीकृत कारखानों के श्रमिक है उनका लगभग 12% खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में। कोई सा भी एक डेटा याद कर लो आप, ठीक है, रोजगार सृजन हो गया। दूसरा क्या है, खाद्यान्न की कम बर्बादी होती है, जैसे अभी मक्का और चिप्स का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं 92,500 करोड़, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 92,500 करोड़ रुपए का खाद्यान्न वेस्ट हो जाता है, सोचो। नरेगा का बजट 60,000 करोड़ है, ठीक है। पूरे हेल्थ, पूरा इंडिया में जो हेल्थ है उसका बजट 1.2 लाख करोड़ है, 1,20,000 है। 92,000 का तो हम खाना बर्बाद कर देते हैं, सोचो, ठीक है, 92,000 करोड़ का। तो ये फूड वेस्टेज को रिड्यूस करेगा। इंक्रीज फार्मर्स इनकम, जब फूड वेस्ट रिड्यूस होगा तो उसकी इनकम अल्टीमेटली किसके पास जाएगी, किसानों के पास जाएगी, ठीक है। या फिर किसान सीधा या तो टमाटर बेचे या फिर उसका केचप में कन्वर्ट करके बेचे, तो किसको ज्यादा इनकम होगी, किसानों को इनकम होगी, ठीक है साहब। उपभोक्ता के लिए अधिक विकल्प होंगे। अधिक विकल्प कैसे होंगे कि टमाटर बहुत ज्यादा महंगे तो आप केचप से काम चलाओ। हमने तो अभी थोड़े दिनों पहले, याद करो, 6-7 महीने पहले टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हुए थे, 100 रुपए से ऊपर चले गए थे, तो केचप वगैरह से काम चलाया लोगों ने, ठीक है। तो टमाटर की महंगाई के दौर में केचप का प्रयोग हुआ। कुछ मीम्स और जोक भी चलने लग गए थे कि बारात वाले बोलते हैं कि आप तो बस बारात का स्वागत टमाटर सूप से कर देना। बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे टमाटर, मतलब सुनार की दुकान पे बिकने के भाव हो गए थे टमाटरों के, ठीक है। तो ये हो गया उपभोक्ता के लिए अधिक विकल्प हो गए कि आप पहले सिर्फ आलू खा सकते थे, आलू से अब बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे, आलू की नमकीन आने लगी, आलू के चिप्स आने लगे, आलू के फ्रेंच फ्राइज आने लगे, पता नहीं क्या क्या आने लगे, ठीक है। उसके अलावा खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, वही वाली बात हो गई कि टमाटर का अल्टरनेटिव आपके पास आ गया तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगी। जब डिमांड कम होगी तो अपने आप ही मुद्रास्फीति में नियंत्रण होने लग जाएगा। गुणवत्ता, सेल्फ लाइफ और पोषण मूल्य में वृद्धि। एनहांस क्वालिटी, सेल्फ लाइफ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे राइस है, राइस का आपने फोर्टिफाई कर दिया, राइस में आपने विटामिन B12 मिला दिया, आयरन मिला दिया, फोलिक एसिड मिला दिया, इससे उसकी गुणवत्ता में उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषक तत्व वो बढ़ गए, तो ये भी एक फायदा होता है। इससे एनीमिया कम होता है, कुपोषण कम होता है इंडिया में, ठीक है। इंक्रीज एक्सपोर्ट, जब आप किसी भी अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फूड प्रोसेसिंग की के थ्रू ले जाते हो तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा बेटर कर सकते हो। बिल्कुल, एक्सपोर्ट तभी तो कर पाओगे जब उसको उसकी सेल्फ लाइफ हम बढ़ा देंगे, नहीं तो खराब हो जाएगी एक्सपोर्ट से पहले ही, ठीक है। और बहुत सारे सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिड्यूस मल न्यूट्रिशन, वही मेल न्यूट्रिशन वाली बात हो गई, कुपोषण में कमी कैसे, वही राइस फोर्टिफिकेशन वाला एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये है ना। पायलट, अभी राइस फोर्टिफिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब था एक छोटे एरिया में हमने कुछ एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, वहां पे मिड डे मील में और ICDS जो है आंगनबाड़ी में फोर्टिफाइड राइस दिए गए, तो वहां पे बच्चों में एनीमिया में गिरावट देखी गई।
तो मतलब ये पोषण को बच्चों को पोषण देता है, राइस फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये सब फायदे, ये क्या करने रट नहीं है आपको, 6-7 पॉइंट दे दिए मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दे दिए मैंने। 5 मार्कर क्वेश्चन में 8 से 10 पॉइंट आपको लिख के आने ही होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, फूड प्रोसेसिंग का अब स्टेटस देख लेते हैं। तो इंडिया में क्या है, इंडिया टॉप मोस्ट पे है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में। यदि जानवरों की जनसंख्या के बारे में देखें तो इंडिया टॉप मोस्ट में, लेकिन फिर भी सिर्फ उनका 1% मीट प्रोसेस होता है। ओनली अराउंड 1% ऑफ द एंटायर मीट पॉपुलेशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी वो या तो डायरेक्ट कट के उनको खा जाते हैं या फिर वो वेस्ट चले जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, फल और सब्जियों में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पे, चाइना हाईएस्ट पे, लेकिन फिर भी पूरे फल और सब्जियों का सिर्फ 2% ही प्रसंस्कृत हो पाता है, या तो डायरेक्ट बेच देते हैं या वो खराब चले जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 2%, ध्यान रखना, मीट का सिर्फ 1% और सब्जियों और फलों का सिर्फ 2%, ठीक है। ये दो डेटा आपके पास हो गए, 1 और 2, ये मैंने यहाँ पे आपको याद करने के लिए बता दिया। 1 2 और फिर 10, 10 क्या है, टोटल जितना भी एग्रीकल्चर आउटपुट है उसका सिर्फ 10% या 10% से कम ही प्रसंस्कृत हो पाता है, जबकि यूएसए में 65% है। यूएसए तो पूरा देखो, वो तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां तो डिब्बाबंद भोजन बहुत ज्यादा चलता है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है। तो ठीक है, उतना भी नहीं करना अपने को, लेकिन फिर भी लेस देन 10% तो काफी कम है। तो आपके पास 3 डेटा हो गए, 1%, 2% और 10%। 1% क्या है, हमारी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो पशु पशु है अपने दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी 1% मीट ही प्रसंस्कृत हो पाता है। हम फलों और सब्जियों में दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 2% फल और सब्जियों का आउटपुट प्रसंस्कृत हो पाता है। टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट की बात करें, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, खाद्यान्न हो, हॉर्टिकल्चर हो, सारों की बात करें तो 10% से कम हम प्रसंस्कृत करते हैं। ये 3 डेटा है, कोई से भी याद आ जाए आप लिख के आ जाना, ठीक है। और इस कारण अपने, क्योंकि इतना कम प्रसंस्कृत होता है, इतना कम प्रोसेस होता है, इसलिए 90 to 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ फूड इज वेस्टेड इन इंडिया एवरी ईयर। यूनिपी का डेटा ये, ठीक है, आराम से लिख के आना। और कंपेयर करने के लिए मैंने लिख दिया, नरेगा का बजट था 60,000 करोड़ रुपए, हेल्थ का बजट था 90,000 करोड़ रुपए, सॉरी मैंने हेल्थ का 1.2 लाख करोड़ बताया था, वो एजुकेशन का था अभी 2024-25 के बजट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप कि आप देखो कंपेयर करो, हम हेल्थ का जितना बजट है उससे ज्यादा तो फूड ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये हालत है अपनी इंडिया की, ठीक है। और ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि पिछले 5 सालों की हम बात करें 2021 तक के में, तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज ग्रोथ रेट है, वो 8.3% थी। अपने एग्रीकल्चर का 4.6% पड़ा था पिछले 6 सालों का, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 8.3% है, ठीक है। ये डेटा भी आप काम में ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, फूड प्रोसेसिंग डेफिनेशन हो गई, उसके फायदे हो गए, उसके चैलेंजेस हो गए, ये स्टेटस, ये चैलेंजेस, ये स्टेटस, ठीक है। और भी आगे चैलेंजेस आएंगे, आप देखो चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस में हम लाइफ साइकिल अप्रोच यूज करेंगे, कि सबसे पहले तो देखो फूड प्रोसेसिंग के लाइफ साइकिल देखो, सबसे पहले तो कुछ उगाओगे तभी तो उसको प्रोसेस करोगे। तो फार्म लेवल पे क्या चैलेंज है, खेत पे क्या चैलेंज है, खेत पे चैलेंज के बाद में कहाँ जाएगा वो, उसमें जाएगा, मील में जाएगा, कारखाने में जाएगा। तो प्रोसेसिंग के लेवल पे क्या चैलेंज है, ठीक है। प्रोसेस हो गया, कारखाने में बन गया वो, उसके बाद में कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, परिवहन में जाएगा, मार्केटिंग में जाएगा। तो उस लेवल पे मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चैलेंज है, और फिर फाइनली किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। तो कंज्यूमर लेवल पे क्या चैलेंज, ये चारों पे आप मान लो 4-4 पॉइंट भी लिखते हो तो 4 into 4 कितने हो गए, 16 पॉइंट हो गए भाई साहब, ठीक है। 16 पॉइंट तो बहुत होते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं अपन, फार्म लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस है भाई। उत्पादन ही कम होता है या गुणवत्ता में कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स है, चिप्स में मैंने आपको बताया था एफएल टू, कितना था एफएल, क्या था वो, 2017 था क्या, मैं भूल गया उसका, 207 था या 2000 था, वो जो भी था। तो जो फ्रिटोलेस नाम से एक पेप्सिको का एक FL 207 उन्होंने अपना आलू पेटेंट करवा रखा था, उस वाले एक्ट में, कौन सा वाला एक्ट था, फार्मर्स प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट एंड प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स, ये वाला एक्ट था, इसमें उन्होंने पेटेंट करवा रखा था। अब वो जो वेराइटी थी उसमें चिप्स बेटर क्वालिटी के इसलिए बनते थे क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी कम थी, एक तो उनमें नमी कम थी, और वो बड़े आकार के आलू होते थे। जब बड़े आकार के आलू होते हैं तो उनमें चिप्स जल्दी जल्दी बन जाते हैं। अब जो किसान हमारे जो आलू उगाते हैं या कोई भी सब्जी उगाते हैं या कोई भी कुछ भी उगाते हैं, तो उनकी गुणवत्ता में इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि वो मल्टीनेशनल कंपनी से कंपीट कर सके। तो और दूसरा,
यील्ड ही कम होती है। जब यील्ड कम होगी तो आप खाने में ही काम में ले लोगे ना उसको। प्रोसेस तो तब होता है जब वो कुछ बचेगा। ठीक है, तो छोटे किसानों के लिए, जो लघु और छोटे किसान होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनके गेहूं हुआ या फिर कुछ मान लो उनके कुछ जो हुआ, तो वो दलिया बना के खुद ही खा जाएंगे। उसको कहाँ प्रोसेस करेंगे? या फिर सरसों हुई तो सरसों उनके पास इतनी होती है, कहाँ मिल में लेके जाएंगे वो। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में प्रॉब्लम है फार्म लेवल पे। तीसरा, सेफ्टी नॉर्म्स की प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा भर भर के जब आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डाल देते हो, तो जब उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को हम प्रोसेस करते हैं, प्रसंस्कृत करते हैं, तो जब लैब में सैंपल लेते हैं उसका, मान लो आपने आलू आलू में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए, उसका आपने चिप्स बनाया, और एफएसएसआई ने मान लो सैंपल लिया, तो फिर उस चिप्स में पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी और वो रिजेक्ट हो जाएगा। कंज्यूमर्स उसको खरीदेंगे नहीं, एफएसएसआई उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक्सपोर्ट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो ये जो अमेरिका है, चीन है, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर लगाए हुए हैं। ध्यान रखना, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हो आप। ये मतलब है कि सैनिटरी का मतलब होता है कि हमारे लिए तो नुकसानदायक नहीं है क्या। फाइटो सैनिटरी का मतलब होता है कि वो पादपों के लिए, जो पेड़ पौधे उनके लिए तो नुकसानदायक नहीं है क्या। तो ज्यादा मात्रा में यदि आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज कर लेते हो, तो वो मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होता है। तो मतलब वो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको वो बाहर की जो एजेंसी जो रिजेक्ट कर देती है, तो आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। तो फार्म लेवल पे ये भी प्रॉब्लम है। अब किसानों को थोड़ा पता होता है, वो तो दे भाई यूरिया, दे भाई यूरिया, इतना ज्यादा यूरिया देते हैं तो उनके प्रोड्यूस अच्छे नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये तीन आपके प्रॉब्लम हो गई फार्म लेवल पे। आगे चलते हैं भाई, चार प्रॉब्लम किस पे? कारखाने के लेवल पे, मिल के लेवल पे। मोर देन 75% इज अनऑर्गेनाइज। जितने भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज है, असंगठित है, फॉर्मलाइज नहीं है वो। और जब अनऑर्गेनाइज होते हैं तो आपके पास स्किल की कमी होती है, आपके पास ट्रेनिंग की कमी होती है, आपके पास मशीन्स नहीं होती, आपके पास फंड नहीं होते, है ना। जैसे छोटी छोटी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने तेल की मील लगा रखी है, किसी ने गुड़ का छोटा मोटा गुड़ बनाता है वो गन्ने से, है ना। तो आप एक तो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पाते, दूसरा आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मैंने बताया था, ठीक है, वो आप फॉलो नहीं कर पाते, वो उसका आप एडवांटेज नहीं ले पाते। ठीक है। कंपटीशन विद अमन चीज एंड ग्लोबलाइजेशन। भाई अमन चीज बड़ी बड़ी है, जैसे पेप्सी को है, इससे छोटे किसान कैसे compete कर पाएंगे, ये दिक्कत होती है। तो छोटे कारखाने वैसे ही नहीं चल पाते, एमएसएमई वैसे ही नहीं चल पाती, क्योंकि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन होती है, उनके पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होती है, उसको कैसे compete कर पाओगे आप। ठीक है। पुअर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, वही वाली कि मील मील वाले भी, जो छोटे किसान होते हैं, जो एमएसएमई वाले होते हैं, वो अपने कारखानों में इतनी अच्छे से साफ सफाई नहीं रख पाते। तो फिर उनके जो प्रोड्यूस है वो जब आप उनके टेस्टिंग करवाते हो, चाहे वो जैसे मान लो मिल्क है, दूध है, दूध का आप पनीर बना रहे हो, ऐसी किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में बना रहे हो जहाँ पे उतनी ज्यादा सुविधा नहीं है, उतनी ज्यादा सफाई नहीं है, तो वो जब टेस्टिंग सैंपल लिया जाएगा तो वो सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हाई कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। अब छोटा किसान कोई अपने प्रोड्यूस को मार्केट करेगा तो उसकी बहुत हाई कॉस्ट लगेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां के पास तो बहुत सारे चैनल होते हैं मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया होता है, बहुत सारी चीजें होता है। छोटा किसान कहाँ बेचने जाएगा? तो मार्केटिंग और पैकेजिंग में, विपणन और पैकेजिंग की उच्च लागत आती है छोटे किसानों को, एमएसएमई को। ठीक है, ये दूसरी दिक्कत हो गई। हो गया। तीसरे पे चलते हैं भाई। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम है? डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ कोल्ड चेन रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स को की कमी है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप टमाटर एक से स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हो, राजस्थान से आंध्र प्रदेश ले जा रहे हो। अब यदि आपने रेफ्रिजरेटेड ट्रक सॉरी, यदि आपने रेफ्रिजरेटेड ट्रक में नहीं भेजा ना, तो टमाटर खराब हो जाएंगे 3 दिन में। मतलब रेफ्रिजरेटेड ट्रक का मतलब हो गया ना जी, वो ट्रक होता है जिसके पीछे पूरा फ्रीज लगा होता है, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज होता है। तो ये बहुत, रेफ्रिजरेटेड ट्रक कहाँ, बहुत कम है इंडिया में तो। ठीक है। दूसरा, रोड और रेल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, कच्चे रोड होते हैं। जब कच्चे रोड होते हैं, सीजनल रोड होते हैं, तो वो बरसात में टूट फूट जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल साउथ से केले आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, तो वो कच्चे केले तो आ जाते हैं, लेकिन मानो थोड़ा सा पक गए तो पूरी तरीके से पिलपिले हो जाएंगे, उनको कोई खरीदेगा नहीं। तो ये वाली दिक्कत होती है। ठीक है। लॉजिस्टिक बैरियर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में टोटल रोड नेटवर्क का देखें तो हाईवे जो है ना, नेशनल हाईवे, सिर्फ 2% है ना, टोटल रोड नेटवर्क को देखें, लेकिन उन पे 40% माल जाता है। बताओ कितना लोड आ गया हाईवेज पे। तो बाकी स्टेट हाईवे हो गए, डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स हो गई, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, ये सारी रोड्स काम में नहीं आती ढंग से, या फिर रेल नेटवर्क उतना अच्छे से काम नहीं आता, क्योंकि 40% वहन तो ये नेशनल हाईवे ही कर रहे हैं। तो ये लॉजिस्टिक इम्बेलेंस है। ठीक है, लॉजिस्टिक बैरियर्स है, बाधाएं हैं।
उसके अलावा बाहर यदि हम दे रहे हैं तो जो पोर्ट्स होते हैं, एग्जिट जो कस्टम पॉइंट्स होते हैं, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आती है। वहां पे आसानी से एग्जिट नहीं हो पाता, निकास की समस्याएं होती है ना, बहुत सारे लाइसेंस मांग लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, करप्शन है वहां पे बहुत ज्यादा कस्टम पॉइंट्स पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा कंज्यूमर लेवल पे क्या दिक्कत आती है? कंज्यूमर भाई स्वास्थ्य समस्या ही है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल एमडीएच मसाले ही थे ना, हाँ, एमडीएच मसालों पे अभी 2-3 दिन से चल रहा है कि उसके अंदर भारी मात्रा में पेस्टिसाइड पाए गए हैं जो कि कैंसर कोजिंग है। एलिगेशन लग रहा है एमडीएच मसाले पे, ठीक है, अभी प्रूव नहीं हुआ है लेकिन ये एलिगेशन लग रहा है। तो अब बताओ सर, तो इसीलिए इंडिया में कल्चर कम है प्रोसेस्ड फूड खाने का, लोग डरते हैं प्रोसेस्ड फूड को खाने से। तो एक कल्चर वाली भी प्रॉब्लम है कि प्रेफर फ्रेश फूड, ताजा भोजन को हम प्राथमिकता देते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है, कल्चर ही ऐसा है, हम तो उसी टाइम पराठे बना के खाएंगे। यूएसए में तो अधिकतर भोजन मतलब 80% डिब्बाबंद भोजन खाते हैं वो, है ना। मतलब उनका तो दूध भी ऐसे बड़े बड़े कैन में पैक्ड होके आता है। हमारे तो दूध वाला दूध देने आता है, उसी टाइम निकाल के वहीं पे खुला दूध अपन लेते हैं, ठीक है। तो अपना कल्चर ही ऐसा ही है। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है डिब्बाबंद भोजन की, और एक्सेप्टेंस नहीं तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे फल फूल पाएगी, ठीक है। प्रेफर ब्रांड्स, और यदि कोई डिब्बाबंद भोजन खा भी रहा है तो ब्रांड्स को प्रेफर करेगा, वो मैकडोनल्ड पे जाएगा, वो मसाले लेगा तो एमडीएच के ही लेगा, वो लोकल मसाले नहीं लेगा, लोकल किसान को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है, ठीक है। नो नेशनल कैरेक्टर ऑफ फूड। दूसरी बात है कि अमेरिका में जैसे बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, पिज्जा है, ये सारे नेशनल कैरेक्टर है उनका। मतलब अमेरिका में जैसे 50 स्टेट्स है, तो अलग अलग स्टेट्स है, तो उनमें सारों में वही पिज्जा बर्गर सब चलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पराठा फेमस है, साउथ इंडिया में पराठा बिकेगा ही नहीं। और साउथ इंडिया में डोसा फेमस है, इडली फेमस है, नॉर्थ इंडिया में वो बिकेगा नहीं। तो यहाँ पे कोई नेशनल कैरेक्टर नहीं है फूड का, कोई देशव्यापी भोजन नहीं है, इसलिए भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को पूरा पेन इंडिया कवरेज नहीं मिल पाता। इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, चैलेंजेस, फायदे बता दिए, चैलेंजेस बता दिए, स्टेटस बता दिया, डेफिनेशन बता दी, फूड प्रोसेसिंग खत्म। यदि 10 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो विद डेटा, ठीक है। एफर्ट्स क्या क्या मारे जा रहे हैं भाई फूड प्रोसेसिंग, अब चैलेंजेस हो गए, सब कुछ हो गए, क्या क्या वो किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है पढ़ाई देता हूँ, चलो। पहली बात तो देखो स्कीम के क्या क्या तरीके बताए थे। फुल फॉर्म लिख दो, कब लॉन्च हुई ये लिख दो, कौन सी मिनिस्टर ने लॉन्च की ये लिख दो, फंड का लिख दो, स्टेक होल्डर लिख दो, क्या क्या है उसमें ये लिख दो। 6-7 पॉइंट तो वैसे ही बन गए आपके। तो किस संपदा की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मेराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर। स्कीम फॉर एग्रो मेराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। क्लस्टर अप्रोच है। क्लस्टर मतलब जैसे ये वाला क्लस्टर बना दिया, वो समूह बना दिए छोटे छोटे छोटे, और उनको फिर लिंक करना है अपने को। और एग्रो मेराइन है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी और मेराइन प्रोड्यूस भी। मेराइन प्रोड्यूस जैसे मछली हो गई, इनको भी तो प्रोसेसिंग की जाती है, और भी अलग अलग जो समुद्र से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं खाने के, उन सबका प्रोसेसिंग। तो ये किसान संपदा स्कीम हो गई, ठीक है। कृषि समुद्री प्रसंस्करण प्रसंस्कृत करना है, और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना हो गई। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड, ये जो फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है। ठीक है, अनाउंस कब हुई? 2017 में हुई, विद टोटल एलोकेशन ऑफ 6000 करोड़। देखो फंड बता दिया, 2017 में आई, कौन सी मिनिस्ट्री लाई, क्या फुल फॉर्म है, सारी चीजें हमने कर दी। अब इसके एम क्या क्या है? फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट लाना है, वेरी गुड। फूड वेस्टेज को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, चॉइसेस कंज्यूमर की बढ़ाना है, मेल न्यूट्रिशन को कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है। अब बताओ ये कौन कौन से पॉइंट होंगे? जितने सारे पॉइंट हमने फूड प्रोसेसिंग के फायदे के डिस्कस किए थे ना, वही तो। भाई कोई स्कीम लाएगी ये फूड प्रोसेसिंग की, तो फूड प्रोसेसिंग के फायदे ही होंगे वो। तो देखो डबल फार्मर इनकम हो गया, मल न्यूट्रिशन को कम करना हो गया, उसके अलावा ये एक्सपोर्ट को बढ़ाना हो गया, तो ये सारी सेल्फ लाइफ बढ़ाना हो गया, ये सारी चीजें इसमें लिख देना। फूड वेस्टेज को कम करना हो गया, ये इसके फायदे हो गए। तो ये पॉइंट तो आप छोड़ना ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आप क्या करते हो, आप देखते हो पीएम किसान संपदा स्कीम, यार ये तो पढ़ी हुई नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी हुई तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके फायदे लिख दो। किसी भी स्कीम के क्या क्या फायदे होते हैं? रोजगार का सृजन करना होता है, आय को बढ़ाना होता है, फूड, यहाँ पे फूड वेस्टेज है, बाकी कहीं और कुछ वेस्टेज को कम करना होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना होता है, ये सारी चीजें आप लिख दो। ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, जनरल पॉइंट छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये स्पेसिफिक पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे कि 2017 में आई थी, 6000 करोड़ का आउटले था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज द्वारा रिलीज की हुई थी, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसमें 7 कंपोनेंट है, ये आपको रटने पड़ेंगे। आप रट सको तो बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ नहीं तो कुछ कुछ तो रटने में आ जाएंगे। जैसे मेगा फूड पार्क है ना, बड़े बड़े फूड पार्क इंडिया में लगभग 23 मेगा फूड पार्क है अभी जो ऑपरेटेड है। 23 ही ना, 24 है, 24 सॉरी,
ठीक है। तो मेगा फूड पार्क अपन अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर। कोल्ड चेन मतलब वही वाली चीज हो गई कि उसको जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर का उसको आप स्टोर करके रखोगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर, कच्ची प्रसंस्करण समूह के लिए अवसर, ठीक है, हो गया। क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक। बैकवर्ड लिंक क्या होता है कि खेत से लेकर उस प्रोसेसिंग सेक्टर पे आने के लिए, प्रोसेसिंग सेंटर पे आने के लिए क्या क्या अपने को लिंक चाहिए, जैसे रोड अच्छे होनी चाहिए, कोल्ड चेन होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स होनी चाहिए, किसानों के लिए जो यील्ड होनी चाहिए, गुणवत्ता उसकी अच्छी होनी चाहिए, उत्पादन अच्छा होना चाहिए। और फॉरवर्ड लिंक क्या होंगे, उस पर्टिकुलर मील से कस्टमर तक जाने के लिए उसके लिए क्या क्या होने चाहिए कि सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स अच्छे होने चाहिए, टेस्टिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीजें होगी, है ना, उसकी कीमत अच्छी होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक सके। इस तरीके के बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक हो गए। तो देखो मेगा फूड पार्क हो गए, कोल्ड एकीकृत कोल्ड चेन हो गई, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, 4 पॉइंट तो ये हो गए। पांचवा पॉइंट क्या हो गया, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमता को, वही घूम काम की वही पॉइंट है। ह्यूमन रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जैसे लोगों को ट्रेनिंग दे दी, स्किल दे दी, वहां पे अलग अलग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आईआईटीज वगैरह से टाई अप कर लिया ताकि नई नई रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आए, तो ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएगा। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। एक प्रॉब्लम क्या थी इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कि वो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स पे खरे नहीं उतर रहे थे, पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा हुई, तो उसके क्वालिटी को एश्योर करने के लिए एक कंपोनेंट ये भी है कि टेस्टिंग लैब वगैरह, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वगैरह इसमें सेटअप की जाएगी। तो 7 कंपोनेंट हो गए, जितने याद होते हैं उतना अच्छा है। पीएम किसान संपदा योजना, ठीक है, इसको दोबारा देख लेना, रट लेना, अभी रट लेना, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं भाई। हाँ, तो पीएम किसान संपदा योजना एक प्रयास था, वो अपन ने कवर कर लिया। दूसरा, मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए नाबार्ड को 2000 करोड़ का विशेष कोष, या अलग से मेगा फूड पार्क का नाबार्ड को 2000 करोड़ का कोष दिया गया, ठीक है। ओके साहब, दूसरा प्रयास ये हो गया। तीसरा, पीएसएल मानदंडों के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड चेन। पीएसएल होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मैंने पढ़ाया था कि 18% मतलब एग्रीकल्चर को जाएगा, तो उसमें कितना एग्रीकल्चर में ये फूड प्रोसेसिंग भी आ जाएगा, एलाइड एक्टिविटीज वगैरह में। तो उसमें पीएसएल नॉर्म के तहत आप क्या करोगे, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड चेन, टू कनेक्ट टू, ना 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 ना, डोंट ओपन, डोंट ओपन, डोंट ओपन, ठीक है। ये वाली होगी पीएसएल नॉर्म के। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना 2022 में आई थी। बाजरा आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना 800 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई। देखो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाओगे आपको सरकार सहायता देती जाएगी, प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। तो ये 2022 में आई थी। बाजरा के उत्पादों के लिए आप कुछ भी ऐसा करते हो तो आपको 800 करोड़ तक के 800, उस योजना के लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया था, ठीक है। तो आपको देखो एग्जाम में मान लो कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो आप क्या क्या लिखोगे, पीएम किसान संपदा योजना लिख दोगे। उसके अलावा नाबार्ड को 2000 करोड़ का फंड दिया गया, उसमें मेगा फूड पार्क हो गया। उसके अलावा पीएसएल नॉर्म के हिसाब से जो एकीकृत जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और कोल्ड चेन स्थापित की जा रही है। पीएसएल नॉर्म प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो कि बैंक्स लोन देते हैं वो प्रायोरिटी पे रखते हैं इन सेक्टर्स को, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो ये उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत बाजरा में जो भी फूड प्रोसेसिंग होती है उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण, पीएमएफएमई स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये न्यूज में भी बहुत थी, ठीक है। ये है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, पीएमएफएमई। अब देखो फूड प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है, या तो मेगा फूड पार्क बना दो, बड़े बड़े फूड पार्क बना दो, ठीक है। एक राज्य में एक फूड पार्क है, जैसे महाराष्ट्र में 2 है, अपने यहाँ पे राजस्थान में सिर्फ एक ही है, कहाँ पे, रूपनगढ़, अजमेर, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। तो बड़े बड़े बना दो, एक राज्य में एक या दो, या फिर आप माइक्रो छोटे 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 से बहुत सारे बना दो, तो ये माइक्रो है, माइक्रो। तो मान लो क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का या 2 नंबर का कि पीएमएफएमई योजना के बारे में आप बताओ, तो पहले बात तो ये माइक्रो लेवल पे काम करती है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज को ये बढ़ावा देती है माइक्रो लेवल पे, ठीक है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री लाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज लाएगी, ठीक है। लॉन्च कब की गई, 2020 में। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसी का पार्ट थी पीएमएफएमई स्कीम, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत लॉन्च की गई। अब देखो माइक्रो तो हर डिस्ट्रिक्ट में खोली जा सकती है, तो मान लो टोंक है, टोंक में मस्टर्ड प्रोडक्ट है, सरसों के प्रोडक्ट है। बीकानेर है, बीकानेर में जैसे मोठ वाली जो दाल है उसके, तो वहां पे वो फूड प्रोसेसिंग लगा दी, वहां पे भुजिया बनाने की फैक्ट्री लगा दी। टोंक में सरसों को तेल निकालने की एक मिल लगा दी, है ना। उसके अलावा जैसे और क्या था, क्या था,
कल कल परसों तो अपने बोले जयपुर में क्या था, अलवर में प्याज था शायद, ओनियन था, है ना। तो वहां पे ओनियन से कुछ बनाने का, ओनियन का तेल भी निकलता है आजकल, तो वो बनाने की ऐसे छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स आपने लगा दी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काम करती है पीएमएफएमई, है ना। फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने क्या देखा था, 75% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, उनको फॉर्मलाइज करना है आपको। फॉर्मलाइज करने से क्या क्या फायदा होता है, उनमें स्किल आती है, उनकी ट्रेनिंग बेहतर तरीके से हो सकती है, उनको बैंक लोन दे देता है, उनमें जो लोग रोजगार पा रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है, उनकी तनख्वाह अच्छी होती है, उनको उनका ईपीएफओ कटता है, पीएफ कटता है, ये सारी चीजें होती है, पेंशन मिलती है उनको, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 60-40 हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई तो क्यों, क्योंकि मोर देन 75% फूड प्रोसेसिंग इज अनऑर्गेनाइज, इसलिए उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं, औपचारिक कर रहे हैं उनको, ठीक है। स्पेशल फोकस ऑन, अब देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी स्कीम के लिए कब लॉन्च की गई, कौन सी मिनिस्ट्री हो, सारा स्टेक होल्डर कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बता दिया था, मतलब 8-10 लोग, मिनिमम 10 लोग आते हैं और एक कंपनी बनाते हैं, ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, इकोनॉमिक ग्रुप बना लिया। तो इन सब के लिए इन सबको बढ़ावा देते हैं कि आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलो भाई, 10 किसानों ने मिलकर एक छोटी सी तेल की मिल खोल ली, 20 महिलाओं ने मिलकर पापड़ बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली। तो इन सब की मदद से इनको क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। एक ऐसी कैपिटल सब्सिडी जो कि क्रेडिट लिंक्ड है, मतलब क्रेडिट मतलब लोन हो गया। तो आप मान लो ये किसी बैंक से लोन लेते हैं 8% ब्याज या 7% ब्याज पे, तो इनको कैपिटल सब्सिडी दे दी जाएगी कि भाई 3% गवर्नमेंट पे करेगी, 4% आप बाकी का 4% आप पे करो, इस तरीके से क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। सीड कैपिटल ऑफ 40,000 पर एसएचजी मेंबर, मान लो 10 महिलाएं आके एक पापड़ बनाने की फैक्ट्री लगाती है, तो पर एसएचजी 40,000 रुपए, मतलब। और सीड कैपिटल का मतलब होता है कि जो शुरुआती पूंजी है वो, सीड मतलब बीज, बीज मतलब उगने ही वाला ही वो ऑर्गेनाइजेशन, तो शुरुआती पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी। तो शुरुआत में उस फैक्ट्री को शुरुआत करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए, वो सीड कैपिटल होती है। ये 40,000 रुपए, मान लो 10 महिलाएं हैं तो 40-40-40 मतलब कितने हो गए, 4 लाख रुपए उनको दे दी जाएंगे कि आप मिलकर 4 लाख की एक छोटी मोटी फैक्ट्री लगा लो जिसमें आप पापड़ बनाते हो। तो ये पीएमएफएमई हो गई। और लास्ट वाला पॉइंट है, ये स्कीम 5 साल के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 में विद टोटल आउटले ऑफ 10,000 करोड़ रुपए। अब देखो भाई, अब मैं फटाफट से समराइज कर देता हूं। पीएमएफएमई स्कीम, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। फॉर्मलाइजेशन करना है किसका, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस का करना है। 2020 में आई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का वो है, क्योंकि आत्मनिर्भर बना रहे हैं, किसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, फूड प्रोड्यूस, ये जो फार्मर एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 75% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको फॉर्मलाइज करना है अपने को, ठीक है। फायदा क्या क्या होगा भाई, इनको कैपिटल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जिसको हिंदी में हम बोल देंगे क्या क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, इसमें लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, इसमें लिखा नहीं मैंने, सॉरी, ठीक है। तो इसकी हिंदी आप देख लेना, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी की। उसके अलावा क्या क्या था, हाँ, प्रति एसएचजी मेंबर को 40,000 रुपए की जो शुरुआती पूंजी है वो दी जाएगी। 10,000 करोड़ का टोटल आउटले है, 5 साल के लिए स्कीम है, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज द्वारा, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री द्वारा ये लागू की गई है, पीएमएफएम स्कीम हो गया, ठीक है। 5 चीजें हो गई प्रयास में। उसके बाद में जो एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम, उसके अलावा सेंट्रल वेयर हाउसेज है, स्टेट ऑफ वेयर हाउसेज है, इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। निवेश बंधु पोर्टल है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित भाग से 100% एफडीआई। अब जब एफडीआई आप अलाउ करोगे तो ज्यादा निवेश आएगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ज्यादा निवेश आएगा तो इंडस्ट्री अपने आप फलेगी फूलेगी, ठीक है। शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि एफसीआई में सुधार करो और खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करो। एफसीआई में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे फूड वेस्ट हो जाता है, उसका फूड का प्रसंस्करण नहीं हो पाता ढंग से, करप्शन है, बहुत सारी चीजें एफसीआई में। तो इन पे सुधार की मांग की थी शांता कुमार कमेटी ने। ये 7-8 आप पॉइंट लिख के आ सकते हो, ठीक है। प्रयास हो गए अपने, अपना अब प्रधान पीएम किसान संपदा योजना हो गया। अब मेगा फूड पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बड़े बड़े फूड पार्क होते हैं, यूजली राज्य में 1 या 2 होते हैं, कुछ ही राज्यों में 2 है, जैसे महाराष्ट्र में 2 है, राजस्थान में अपना एक ही फूड पार्क है, टोटल इंडिया में 24 है। कहाँ पे, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क नाम से अजमेर में, ये याद रख लेना, मेगा फूड पार्क पे क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान में। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है,
ये इसकी ओनरशिप किसकी है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उनका भी पैसा लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क हो गया, ये जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर हो गया। ये कहा है, रूपनगढ़ में है, ये किशनगढ़ है अपने अजमेर। आप इंटरव्यू देने जाओगे अजमेर, आई होप आप जाओ, बिल्कुल जाओगे यार, कॉन्फिडेंस रखो। तो अजमेर है, अजमेर से मतलब जयपुर से जाओगे तो ये मान लो ये जयपुर है और ये अजमेर है, तो जयपुर से जाओगे तो पहले किशनगढ़ पड़ेगा और फिर पड़ेगा अजमेर। तो ये अजमेर हो गया, ये किशनगढ़ हो गया, ये जयपुर हो गया। और ये जो है किशनगढ़ से लगभग यहाँ पे ये रूपनगढ़। ठीक है, यहाँ से जयपुर से देखोगे तो ये कितना 130 किलोमीटर है, और किशनगढ़ से देखोगे तो लगभग 30 किलोमीटर है। तो इसके नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा हो गया, किशनगढ़ हो गया, किशनगढ़ में एयरपोर्ट बन गया है। उसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, जयपुर के पास एयरपोर्ट है। ये डीएमआईसी कॉरिडोर के ऊपर है, मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, उसके उस पे स्थित है ये। उससे क्या फायदा होगा, जैसे रेल नेटवर्क में आसानी रहेगी, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनका पूरे देश में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये रियल फोटो है भाई इसकी, ये रियल वाली फोटो है इसकी। तो देखो बड़े बड़े सिलोज लगे हुए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इसका। ये महिलाएं जा रही है गार्ड में लुंगी पहन के, और ये गार्ड खड़ा है, और तो क्या ही बताऊं। ठीक है, इसमें पार्किंग वाली सुविधा भी थी, मैंने वीडियो देखे थे इसके। ठीक है, बढ़िया बढ़िया रोड बनी हुई है मस्त। चले, तो मेगा फूड पार्क का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। इसमें कुछ नहीं, आसपास की जितनी प्रोड्यूस होती है, जैसे मक्का हो गई, बाजरा हो गया, मोठ हो गई, मूंग हो गया, जो भी हो गया, वो यहाँ पे आते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, कुछ भी प्रोडक्ट बना देते हैं, उनकी पैकेजिंग कर देते हैं। मसाले हैं, अजमेर में काफी मसाले होते हैं, तो मसालों की पैकेजिंग कर दी और ये सब कर दिया। ठीक है, सेल्फ लाइफ बढ़ा दी, रिसर्च होता है, वो सारी चीजें होती है। कृषि उड़ान योजना, देखो नाम ही बोल रहा है उड़ान भरेंगे, कौन भरेंगे, कृषि प्रोडक्ट भरेंगे 2.0। तो भाई साहब लगभग 53 एयरपोर्ट्स को कृषि उड़ान योजना के तहत कवर किया गया, ये करंट आ गया। ठीक है, अलग अलग समय में बोले तो ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, आगे चलते हैं। ये देखो कब लॉन्च हुआ, 2021 में लॉन्च हुआ। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनके द्वारा। और कन्वर्जेंस बिटवीन 8 मिनिस्ट्रीज, 8 मिनिस्ट्रियों का समन्वय है, तब जाके ये पूरी स्कीम्स हो रही है। क्यों, क्योंकि देखो भाई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय तो सिर्फ एयरपोर्ट्स को ही संभाल सकता है ना, आ क्या रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, और मिनिस्ट्री ऑफ देखो ये हो गया एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, दूध आ रहा है, पनीर आ रहा है, मीट आ रहा है, एग आ रहे हैं, वो तो वो सब भी हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अलग से कर दी गई है, तो मत्स्य वाला मंत्रालय भी आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोसेसिंग ही होगी उन प्रोडक्ट की, वो हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, क्योंकि भाई साहब पैसा तो इंपॉर्टेंट है ना, अल्टीमेटली तो बेच ही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तो आएगा ही आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट में फोकस किया गया है इस स्कीम में, तो बहुत सारे ट्राइबल्स प्रोडक्ट भी है। और मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट अलग से, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डेवलपमेंट। तो ये 8 मिनिस्ट्रियों का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, तब जाके ये पूरी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जा रही है। और मेनली जो लागू की गई है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये स्कीम्स 25 एयरपोर्ट कवर करती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट हिली और ट्राइबल रीजन को कवर करती है। और ये थोड़ा डेटा डिस्क्रिपेंसी 28 या 33 को में लिखा जा रहा है, इतना देखो याद भी नहीं रहेगा मेंस में, कोई बात नहीं, आप तो टोटल 53 एयरपोर्ट इसमें कवर किए गए, या याद रख लेना आप तो। और 8 मिनिस्ट्रियों का कन्वर्जेंस है। मेन मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ उड्डयन, ये वाली है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 8 मंत्रालय होगा, 2021 में लॉन्च की गई है। इसमें फोकस जो है उत्तर पूर्वी राज्यों पर, ट्राइबल्स और हिली रीजन पे है। और इसमें लैंडिंग और पार्किंग शुल्क आदि की छूट है, मान लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहे तो उनमें ये सब चार्ज नहीं लगाए जाते। ये योजना किसानों को कृषि उत्पादों को परिवहन में और बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता करती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, परिवहन जल्दी हो जाएगा तो बेहतर मूल्य मिलेगा उनको। और राजस्थान में 2 हवाई अड्डे जो इसके तहत है, जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है, उधर वाले दोनों। समझ में आ गया यहाँ तक, कृषि उड़ान योजना भी होगी, बस होने वाला है अब तो। राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये भी फूड प्रोसेसिंग का पार्ट है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन देखो, राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि आप, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि एफएसएसआई के द्वारा अप्रूव्ड आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 को आपने मिला दिया राइस के अंदर, और किस रेशियो मिला दिया, लगभग 1:100 रेशियो मिला दिया। ठीक है, कोई भी फोर्टिफाइड फूड होता है, चाहे वो दूध हो, चाहे राइस हो, चाहे कुछ भी हो, गेहूं हो, उनके पास सब पे ये निशान लगा होता है एफएसएसआई का, प्लस एफ वाला। ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं, कोटिंग कर दी, एक्सट्रूजन कर दिया, डस्टिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल कोटिंग में तो क्या है,
कि आपने उस इस विटामिन वगैरह को कुछ घोल में करके चावलों को उसमें डाल दिया, तो उसके ऊपर कोटिंग लग गई, जैसे पेंट करते हैं ना अपन, तो कोटिंग लग गई। ये तरीका होता है। इंडिया में जो राइस फोर्टिफिकेशन किया जाता है वो एक्सट्रूजन मेथड से किया जाता है। एक्सट्रूजन में क्या करते हैं, चावल लिया, चावल को पीस दिया, आटा बना दिया, आटा बना के फिर उसको क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, है ना, पूरा गूंथ लिया आटा को। अब उसके अंदर फिर जो भी है वो मिला देंगे, ये जो भी अपना विटामिन है, आयरन है, फोलिक एसिड है, मिला दिया। अब वापस उसको चावल के सांचों में डाल के चावल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आटा का बिल्कुल लोया बना लिया, लोहे से फिर वापस उसको छोटे छोटे सांचे में, छोटे 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 वापस राइस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, राइस की शेप में। अब आप बोलोगे वापस राइस की शेप में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, कुछ और ही शेप में कन्वर्ट कर देते, स्लेब कर लेते, बिस्किट की तरह, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन राइस को मतलब राइस को लोग राइस की तरह ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए शायद वो थोड़ा साइकोलॉजिकली होता है ना। यदि आप उन राइस को बिस्किट की शेप में किसी और शेप में कर देते तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वापस उसको राइस की शेप में कन्वर्ट कर दिया विटामिन और मिनरल्स वगैरह मिला के। ठीक है, तो ये एक्सट्रूजन मेथड होती है जिसमें पल्वराइज करते हो आप, बिल्कुल पीस देते हो उसको। ठीक है, कोटिंग और डस्टिंग तो हो ही गई, मैंने बता दिया आपको। इन इंडिया एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड वेयर मिल्ड राइस इज पल्वराइज्ड एंड मिक्स्ड विद ठीक है, हो गया, हो गया। ये क्यों, मेलन्यूट्रिशन और एनीमिया को कॉम्बेट करने में काम आता है। ठीक है, ये हिंदी कर दिए मैंने। भारत में एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग किया जाता है जहां चावल को पीसा जाता है और विटामिन और खनिज युक्त प्रीमिक्स के साथ मिलाया जाता है। ये सब हो गया, ये ज्यादा काम करिए। अब आते हैं भाई, फूड प्रोसेसिंग खत्म हो गया, फूड मैनेजमेंट क्या है। खाद्य प्रबंधन, सीधा सीधा सिलेबस में टॉपिक है। तो खाद्य में देखो, मान लो 2 मार्कर या 5 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए, तो खाद्य मैनेजमेंट के सीधे सीधे 3 घटक है, 3 कंपोनेंट है। पहला है, आप प्रोक्योर करोगे किसानों से, भाई पहले तो खरीदोगे। दूसरा उसका है डिस्ट्रीब्यूट करोगे कंज्यूमर तक, जो खरीदा है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। और तीसरा कंपोनेंट जो बच गया उसको आप एज ए बफर स्टॉक मेंटेन करके रखोगे। ये 3 कंपोनेंट है, यही फूड मैनेजमेंट है पूरा, यही खाद्य प्रबंधन है। इंडिया में खाद्य प्रबंधन क्या है भाई, किसानों से खरीदना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, और जो बच गया उसको बफर स्टॉक मेंटेन करना। ठीक है, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर्स, मेंटेनिंग फूड बफर स्टॉक। हिंदी में कहते तो किसानों से खरीदना, उपभोक्ताओं का वितरण और खाद्य बफर स्टॉक बनाए रखना। ठीक है, अब आते हैं चलो नीचे। किसानों से खरीदते किस पे, एमएसपी पे खरीदते। मैंने कल बताया था कि एमएसपी पे किसानों से खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, खरीफ मार्केटिंग सीजन में राइस खरीदते हैं, और भी फसलें खरीदते हैं, लेकिन मेनली राइस खरीदते हैं। रबी मार्केटिंग सीजन में दो दो सीजन आते हैं, उसमें क्या है, गेहूं खरीदते हैं मेनली, तो ऐसे एमएसपी पे इनको खरीद लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करते हैं, सेंट्रल इश्यू प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एनएफएसए एक्ट 2013 के अंतर्गत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे 1 रुपए किलो आपने गेहूं दे दिए, 2 रुपए किलो चावल दे दिए, 3 रुपए नहीं, 1 रुपए किलो आपने जो कोर सीरियल दे दिए, 2 रुपए किलो गेहूं दे दिए, 3 रुपए किलो चावल दे दिए, वो आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल इश्यू प्राइस पे आपने दे दिए कंज्यूमर्स को, किसके अंदर, एक्ट के अंदर, एनएफएसए के एक्ट के अंदर। और एनएफएसए एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 75% तो ग्रामीण जनसंख्या को, 50% अर्बन जनसंख्या को आपको कवर करना पड़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया। अंडर अंडर टारगेटेड पीडीएस या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये किस टाइम चालू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अपना मार्च में तो लॉकडाउन लग गया था, अप्रैल 2020 में चालू हो गई थी। तो उस टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू हुई। इसमें जो चल रहा है पहले से पीडीएस, उसका पर मेंबर 5 किलो ज्यादा। मान लो पहले 5 मेंबर्स थे और 5 किलो पर मेंबर गेहूं मिल रहा था, 25 किलो। अब हर मेंबर 5 किलो ज्यादा मिल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। ठीक है, बफर स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए और फूड सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, कि मान लो कभी अकाल पड़ जाए, कुछ सूखा पड़ जाए, तो आपके पास बफर स्टॉक होना चाहिए। और कभी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाए, पता लगे गेहूं 50 रुपए किलो हो रहा है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भाई साहब गेहूं है ना 200 रुपए किलो जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो फिर गवर्नमेंट अपना जो फूड बफर स्टॉक है उसको रिलीज कर देगी। सप्लाई आ गई, डिमांड है, तो वापस वही 20-30 रुपए किलो गेहूं आ जाएंगे। तो ये दोनों रीजन होते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और फूड सिक्योरिटी करना है। एट एफसीआई गोडाउन, आप कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं इनको, भाई स्टोर तो कहीं करना पड़ेगा, एफसीआई के गोडाउन में। सेंट्रल वेयर हाउसेज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट वेयर हाउसेज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ये आपने देखे भी होंगे। ये देखो, ये इस तरीके के चद्दर वाले आपने बहुत बहुत देखे होंगे। यूजली जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, ये गोदाम बने होते हैं ऐसे, यूजुअली रेलवे स्टेशन के आसपास आपने बहुत देखे होंगे चद्दर होते हैं ना। तो ये गोडाउन्स होते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड होता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड होता है, कोई एफसीआई द्वारा होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर द्वारा ऑपरेटेड होता है, तो इनमें स्टोर किया जाता है।
तीनों घटक बता दिए, तीनों घटक कैसे कैसे एक एमएसपी पे खरीदते हैं। दूसरा सेंट्रल इश्यू प्राइस पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर विभिन्न योजनाओं के द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, टारगेटेड पीडीएस हो गया, इनके तहत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जो बचता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। कैसे स्टोर किया जाता है, क्यों स्टोर किया जाता है? इन्फ्लेशन को, जो महंगाई है खाद्यान्न की, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। और कैसे स्टोर किया जाता है? एफसीआई के गोडाउनों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के गोडाउनों में, स्टेट गवर्नमेंट के गोडाउनों में। और ये सारी तीनों घटक को मैनेज और कौन करता है? एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रबंधित होता है ये तीनों घटक। यही फूड मैनेजमेंट है। एक पूरी एक इमेज के अंदर पूरा अपना फूड मैनेजमेंट कवर हो गया। समझ में आ गया? डन। चलते हैं भाई, डन है तो। देखो ये मैंने जानबूझ के इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट डाला है। फूड मैनेजमेंट अलग से हेडिंग दी हुई है और अपने सिलेबस में भी है। इसमें वही लिखा हुआ है कि देखो टारगेट पीडीएस में एमएसपी पे खरीदते हैं, सेंट्रल इश्यू प्राइस पे बांट देते हैं उनको, एनएफएस एक्ट हो गया, ये सारी चीजें मैंने कवर कर लिया। सॉरी। फूड सिक्योरिटी क्या है मैंने आपको बता दिया। फूड सिक्योरिटी एनएफएसए एक्ट है। इसमें अब देखो मैंने इसकी जानबूझ के हिंदी नहीं की क्योंकि आपने कहीं और पढ़ा हुआ है, आराम से पढ़ा हुआ है। 75% तो रूरल जनसंख्या को कवर करना है, 50% अर्बन जनसंख्या को कवर करना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत। ठीक है। इसमें सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिया जाता है। 1 रुपए किलो तो आपको कोर्स ग्रेन, मतलब जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया। 2 रुपए किलो आपको गेहूं, और 3 रुपए किलो आपको चावल दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना वाली यदि आपकी फैमिली का कार्ड बना हुआ है तो 35 किलो आपको ये मिलेगा पूरा अन्न। और यदि आपके पास टारगेटेड पीडीएस के अंदर आपके प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो तो 5 किलो पर पर्सन पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है। हाल ही में रिसेंट डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि अभी देखो 80 करोड़ को तो हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, तो 81.5 करोड़ के आसपास बेनिफिशियरीज को कवर करना है एक साल के अंदर, जनवरी 2021 से। ये कोई काम का डेटा नहीं है आपके लिए। ठीक है। टू रिमूव द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 लाख करोड़ इन द पीरियड ऑफ फुल सब्सिडी। एनएफएसए के अंदर जो भी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हम करें, 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के लग रहे हैं। एमएसपी से खरीदना, उनको देना, सारे जितने भी पैसा लग रहे हैं गवर्नमेंट के 2 लाख करोड़ लग रहे हैं। कंपेयर करने के लिए आप कर सकते हो कि हेल्थ में हम 90,000 करोड़ दे रहे हैं, एजुकेशन में हम 1.2 लाख करोड़, एक एक 1 लाख 20,000 करोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा नरेगा में हम 60,000 करोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे हम 2 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं खाने खाने के लिए लोगों को। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या हुआ, अप्रैल 2020 से चालू हुई, मैंने बता दिया था। 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर किया गया। 5 किलो एडिशनल फूड दिया गया एनएफएसए बेनिफिशियरीज को। वन नेशन वन कार्ड कुछ नहीं। कोरोना के बाद में क्या हुआ कि आप कहीं भी जाओ, आप जैसे बिहार के वर्कर हो, मुंबई में काम कर रहे हो, आप वहां पे आपको राशन मिलेगा। पूरे देश में बायोमेट्रिक से लिंक कर दिया गया है, कहीं भी आप राशन ले सकते हो अपना। यही वन नेशन वन कार्ड है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत फायदेमंद था। ठीक है। अब ये तो हो गया अपना फूड प्रोसेसिंग, फूड मैनेजमेंट सिलेबस वाला पार्ट हो गया। अब थोड़ा एलाइड सेक्टर, क्योंकि अपने राजस्थान इकोनॉमी में थोड़ा सा मेंशन है एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर सबसे पहले तो होता क्या है, एक मिनट आप मुझे। हाँ जी। एलाइड सेक्टर क्या होता है पहले तो ये जानते हैं अपन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चल तो रहा है ना, पता लगे मैं 2 घंटे बकवास कर लूँ और कुछ चल ही नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सब सही सही चल रहा है। ठीक है। तो एलाइड सेक्टर क्या होता है? एक तो होता है कि आप मेन कृषि कर रहे हो, ये खेती कर रहे हो, उसके अलावा जो भी सहयोगी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जैसे लाइव स्टॉक, आपने कोई जानवर पाला हुआ है, गाय रखी हुई, भैंस रखी हुई, बकरी रखी हुई है। ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट्री, आपने कुछ बागान लगा रखे हैं फलों के। उसके अलावा लॉगिंग के लिए, मतलब आप लकड़ी, इमरती लकड़ी वगैरह का कुछ कर रहे हो। फिशिंग, आपने एक्वाकल्चर किया हुआ है, आप आपके खेत में पॉन्ड है, उसमें आपने मछली पालन शुरू किया हुआ है। पोल्ट्री, आपने क्या बोलते हैं उन्हें, मुर्गी पालन किया हुआ है आपने। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, आपने सेरिकल्चर मतलब वो रेशम के कीड़े पाले हुए हैं। एपीकल्चर मतलब आपने बी कीपिंग वगैरह की हुई है। ये सारी चीजें,
ये सारी चीजें एलाइड एक्टिविटीज में आती है। तो आप 5-6 एग्जाम्पल लिख देना एलाइड एक्टिविटीज में सब आती है। अब कुछ कुछ डेटा आ जाए, अभी हिंदी में जानबूझ के नहीं की क्योंकि ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में सेंसस हुआ था, तो मिल्क में सबसे टॉप पे है वो यूपी है और सेकंड नंबर पे राजस्थान, ये ध्यान रखना दूध में, ठीक है। अंडे में आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पे, तमिलनाडु, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मीट में यूपी सबसे ऊपर है, वेस्ट बंगाल सेकंड पे, और वूल में वापस राजस्थान सबसे ऊपर है। अब क्योंकि अपने राजस्थान इकोनॉमी का पार्ट है ये, तो आप ध्यान रखना मिल्क और वूल ये दोनों चीजों में हम सबसे ऊपर है। और यदि जानवरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जानवर राजस्थान में कौन से, मतलब गधों में, भाई साहब गधों में राजस्थान नंबर 1 है, ये तो मैं भी मानता हूँ। ठीक है। उसके अलावा बकरी, बकरी में भी राजस्थान नंबर 1 है, और ऑफकोर्स ऊंट में तो राजस्थान नंबर 1 ही है। तो ये 3 जानवर है, इनमें राजस्थान पूरे इंडिया में नंबर 1 है। बकरी और ऊंट का तो समझ में आता है भाई, लेकिन ये गधों में क्यों नंबर 1 है राजस्थान, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये पता लगाना पड़ेगा दया। ठीक है। चलो, अंडर आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज, अब ये देखो 2-3 चीजें, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आया था एक, ठीक है। उसमें 15,000 करोड़ का प्रावधान था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर। 3% इंटरेस्ट। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन आया था, यार ये ज्यादा काम के है नहीं आपके, मैं बता दूं आपको। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई थी, उसका टोटल आउटले था लगभग 20,000 करोड़ रुपए। तो ये 2-3 चीजें आप याद रख लेना, ये स्लाइड आप पढ़ लेना, ये ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है। जो चीज सिलेबस में नहीं होती मैं उसको ज्यादा भाव नहीं देता, अब आ जाए तो फिर वो आपकी किस्मत खराब है। सिमिलरली एक्वाकल्चर क्या होता है भाई, एक्वाकल्चर होता है आपने कोई भी पॉन्ड या तालाब में मछली पालने स्टार्ट कर दिया। इसके फायदे क्या क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि मछलियों में प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत अच्छे फैटी एसिड माने जाते हैं, है ना। तो ये इनका अच्छा सोर्स होता है, तो ये सेहत के लिए अच्छी है किसानों की। अब वो सारी चीजें लिख दो जितनी फूड प्रोसेसिंग की है, ये किसानों की आय को दुगना करने में मदद करेगा, रोजगार सृजन में मदद करेगा, पोषण को बढ़ावा देगा, मेलन्यूट्रिशन को कम करेगा, ये सारी चीजें लिख दो आप, ठीक है। तो आपको आ ही गया, सीख गया। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट को नहीं भूलना है अपने को, ठीक है। बाकी हो गया ये। और प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि लैक ऑफ क्वालिटी इनपुट्स, जो मछलियों के जो दाने होते हैं, मछलियों के जो बीज होते हैं, वही क्वालिटी के नहीं है, वही वाली प्रॉब्लम्स, वही जो फूड प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम थी वही यहाँ पे लिख दो। क्वालिटी की प्रॉब्लम है ना। डिजीजेस के लिए के प्रोन है, मतलब बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है तो पूरी पूरी मछलियां खत्म हो जाती है पूरे तालाब की, है ना। एक्वेटिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है कि आप मछलियों को एक तरीके की मछलियों की खेती हो रही है तो वहां पे आपने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा दे दिए, तो पूरा पानी खराब हो जाता है, तो वाटर में लीच हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ज्यादा काम का नहीं है ये। अलग से एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग 2019 में। 100% एफडीआई अलाउड है पीसी कल्चर में, फिश फार्मिंग में। तो ये देख लो यार, ये कोई ज्यादा मुझे खास लगा नहीं, ये टॉपिक बस मैंने डाल दिया था क्योंकि करंट में था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान है लगभग, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके अलावा डेटा है, फोर्थ लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग कंट्री हम, इनलैंड मेरेन, ये ठीक है, ये कोई ज्यादा है नहीं। एक्वा कल्चर का डेफिनेशन क्या होता है कि ये रियरिंग, ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज बोथ एनिमल एंड प्लांट्स इन कंट्रोल एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वाकल्चर काफी ब्रॉड होता है, सिर्फ इसमें मछली पालन नहीं आता, इसमें आप मान लो कुछ और प्लांट भी उगा रहे हो, जैसे सिंघाड़े हो गए, या फिर और भी होता है ना, जैसे कमल गट्टे की खेती हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो वो सब भी इसमें एक्वाकल्चर में आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जीव जो भी मछलियां हो गई, प्रॉन हो गई, वो बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। इस कौन कौन से, चाहे आप ओशियन में उगा रहे हो, चाहे लेक में उगा रहे हो, चाहे रिवर में उगा रहे हो, चाहे पॉन्ड में उगा रहे हो, चाहे स्ट्रीम में उगा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, देखो मैं साफ बताऊं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सिंचाई योजना छोड़ सकते हो, कंप्लीटली छोड़ सकते हो, नहीं पूछेगा, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी में थोड़ा, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक है, नीली अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी में आता है भाई, सिर्फ ब्लू इकोनॉमी में ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये फिशरीज वगैरह लिख दी, मछली पालन आता है, नवीनीकरणीय योजना जैसे टाइडल एनर्जी हो गई, ये सारी चीजें आप ब्लू इकोनॉमी में आती है। टूरिज्म, जो भी ओशियन में टूरिज्म होता है वो इसमें आता है। समुद्री परिवहन इसमें आता है। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का प्रबंधन, ये 500 कंपोनेंट इसमें आते हैं, ध्यान रखना ब्लू इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन क्या है ब्लू इकोनॉमी की, नीली अर्थव्यवस्था की, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, ये ब्लू इकोनॉमी। नीली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ये है कि आप सतत उपयोग कर रहे हो, जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी पोलियोमेट्रिकल नोड्यूल्स है, मान लो मिनरल्स हैं, चाहे वो पर्यटन आप वहां पे करवा रहे हो, चाहे मछलियों का आप दोहन कर रहे हो,
कोई प्लांट्स का आप दोहन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनमें अपने को 3 चीजें ध्यान रखनी है। आर्थिक विकास अपने को ध्यान रखना है, आजीविका अपने को बेहतर बनानी है, और जो महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये है, और ये 5 कंपोनेंट याद रख लेने, सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। टोटल अपनी जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 पॉइंट समथिंग है, 7,517 लिख दी मैंने। 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, बताओ इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो ब्लू इकोनॉमी तो अब थ्राइव होनी चाहिए अपने। उसके अलावा 13 मेजर पोर्ट्स है अपने यहाँ पे, किसमें, इंडिया में। तो 13 मेजर पोर्ट्स है, उनका भी अपने को बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो होता है जो कि जिसमें अपने को परमिशन मिली हुई है कि हम वहां पे जाके मिनरल्स वगैरह का, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाके प्रशांत महासागर में जाके मिनरल निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो जितने भी महासागर की जो रिसोर्सेज है उस पर हमारा कहाँ तक कंट्रोल है, 200 नॉटिकल माइल तक। मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यहां से आप गए 200 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, तो 200 इंटू 1.8 कर लो आप, 8 8 दूनी 36, तो ये लगभग हो गया 360 किलोमीटर। तो यहाँ से 360 किलोमीटर गए, यहाँ से 360 गए, यहाँ से 360 गए, यहाँ से 360 गए, यहाँ से 360 गए, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक बीच में एक लाइन आएगी, क्योंकि उधर श्रीलंका आ गया। इस तरीके से ये जो एरिया है ना, इसमें अपन जाके अपने रिसोर्सेज का दोहन कर सकते हैं। ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव मतलब खुद का मेरा है, ठीक है, एक्सक्लूसिव है। इकोनॉमिक जोन मतलब मैं वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकता हूं जाके। यदि इसका एरिया अपन नापे ना, तो ये लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2 मिलियन मतलब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो बताओ ब्लू इकोनॉमी कितना पोटेंशियल है ना। तो ये मैंने आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझा दी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र है 2 मिलियन वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का, 2,517 मीटर की अपने किलोमीटर की अपनी कोस्ट लाइन है। अपने पास 13 मेजर पोर्ट है, 12+1, 12 पब्लिक है, एक प्राइवेट है। एस्टिम्ड साइज ऑफ द ब्लू इकोनॉमी है लगभग 4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये ब्लू इकोनॉमी मान लो कोई ब्रॉड क्वेश्चन आ जाए, पैराग्राफ आ जाए इंग्लिश में, चाहे ऐसे आ जाए हिंदी में, नीली अर्थव्यवस्था पे, तो आपके ये डेटा पॉइंट्स काम आएंगे। समझ में आ गई ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। ब्लू ब्लू हाँ, एक ये चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत, ये भी न्यूज में था क्योंकि G20 में प्रपोज किया गया। आप देखो चेन्नई है ना, तो चेन्नई कहाँ है, कोस्ट पे है यहाँ पे, बिल्कुल चेन्नई यहाँ पे है, यहाँ पे लगभग चेन्नई। तो ये किसकी बात हुई थी, यहाँ ब्लू इकोनॉमी की बात हुई थी कि आप अपने को ब्लू इकोनॉमी जो नीली अर्थव्यवस्था है उसका प्रमोशन करना है। तो ध्यान रखना, घबराना नहीं है। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल या चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत आ जाए एग्जाम में, तो वो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोशन की बात कर रहा है। वो क्या क्या बातें करता है, वो बातें करता है कि भाई समुद्री प्रदूषण को कम करो, महासागर वित्त में वृद्धि करो, जितने भी महासागर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है, पॉलिमेटिकल नोड्यूल्स को निकालने का पैसा दिया जा रहा है, महासागर में कचरे का प्रबंधन का जो पैसा है वो उसको बढ़ाओ। ठीक है, जैव विविधता में जितनी भी हानि हुई है, जैसे कोरल रीफ डिग्रेड हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, है ना, जितनी भी हानि हुई है उसको आपको रिवर्स करना है, आपको उसको उलटना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल में हुई। वो ये मतलब चेन्नई, कहीं भी चेन्नई वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में दिख जाए तो वो ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहा है, इसकी नीली अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, समुद्र पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने की बात कर रहा है, जो समुद्र को जो नुकसान हुए क्लाइमेट चेंज के कारण, जो भी पोल्यूशन के कारण, उनको रिवर्स करने की बात कर रहा है, समुद्र वित्त में वृद्धि की बात कर रहा है। कहाँ पे प्रपोज हुआ था, G20 में प्रपोज हुआ था। ओके, चलते हैं आगे। अब तो 5-10 मिनट का रह गया। एक डीप ओशन मिशन है। क्या कर रहे हैं भाई डीप ओशन मिशन में, आपको डीप जाना है 6,000 मीटर की गहराई तक, और ओशियन में जाके रिसर्च करनी है। क्यों रिसर्च करनी है, क्योंकि ओशियन में बहुत कीमती कीमती चीजें पड़ी है। पॉलीमेटेलिकल नोड्यूल्स नोड्यूल्स पड़े हैं, बहुधात्विक पिंड पड़े हुए हैं। मतलब एक पिंड है उसके अंदर बहुत सारे, जैसे कोबाल्ट है ना, निकल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट धातु पड़े हुए हैं। और कोबाल्ट निकल वगैरह सेमीकंडक्टर में, अपनी जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन में, इनमें बहुत काम आते हैं। ये हम 100% इम्पोर्ट करना पड़ता है निकल वगैरह अपने को। तो इसलिए वहां पे जाके रिसर्च करेंगे अपन। उसके अलावा पूरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को समझने में मदद मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज का समुद्र पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको समझने में, कोरल रीफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको समझने में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, इस सारी चीजों को समझने के लिए ब्लू ओशन मिशन है। ठीक है, ये सिर्फ पॉलिमेटिकल नोड्यूल्स के लिए नहीं है, सारा चीजें समझने के लिए। ठीक है,
इट एम्स टू एक्सप्लोर डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज एंड डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है। इसमें क्या करना है, 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जाने के लिए मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास कर रहे हैं। जैसे एक तरफ तो हम ऊपर जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गगनयान, उसमें हम 3 लोगों को भेज रहे हैं 250 से 300 किलोमीटर पे लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, गगनयान में। एक तरफ हम 6000 मीटर नीचे जा रहे हैं, 6 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, है ना, 3 लोगों को भेज रहे हैं और एक पनडुब्बी में भेज रहे हैं, मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो 2021 में शुरू हुआ था, 5 वर्ष के लिए इसमें लगभग 4000 करोड़ 4077 करोड़ का कुल बजट रखा गया और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्टार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। वही वाली कोई भी मिशन हो, कोई भी स्कीम हो, 4-5 चीजें माइंड में रखनी है। कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितना बजट है? 4077 करोड़ का। 2000 कब स्टार्ट हुआ? 2021 में स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? कौन इसमें स्टेक होल्डर है? सारी चीजें हमने डीप ओशन मिशन में पढ़ ली है। समझ में आ गया? रखना तो आपको ही पड़ेगा भाई। बजट बजट में फूड प्रोसेसिंग में कुछ नहीं, आप ये कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बिल्कुल रखना नहीं है, डेटा कोई काम का नहीं है। बस ये ध्यान रखना, ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए आप देखो, ये मैंने ब्लू इकोनॉमी जानबूझ के कवर करवाई है क्योंकि देखो बजट में भी मेंशन थी, तो पूछ ले यार। तो ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है, बस इतना याद रखना। और ये जो पीएमएफएम स्कीम था ना, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, जो हमने अभी पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनको 40,000 सीड कैपिटल देनी है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी देनी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी अभी। उसमें भी बजट में बढ़ोतरी हुई है, बस इतना याद रखना। और ये दोनों बजट में मेंशन थे, इसलिए मैंने कवर भी करवा दिया आपको अच्छे से। लास्ट है पीएससीएस मिसलेनियस कंक्लूजन। हाँ, आ गया। लास्ट टॉपिक है अपना पीएससीएस। 5 मिनट में ये अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। अभी हो गया 1 घंटा हो गया, 5 मिनट खत्म हो जाएगा। पीएससीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखो भाई होता क्या है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आपके हर जिला हेडक्वार्टर में आजकल एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर उसके नीचे होती है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, है ना, और उनके नीचे होता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, जहां पे पीएचसी पे तो शायद एक ही डॉक्टर बैठता है, सीएचसी पे एक से ज्यादा डॉक्टर बैठते हैं। इस तरीके से हायरार्की है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके नीचे सीएचसी, और उससे सबसे नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नीचे तो फिर वो आंगनबाड़ी वगैरह आ जाती है, और है ना, उसके नीचे तो फिर वो एक क्या था यार, मैं नाम भूल गया उसका, वो सब आ जाती है, आशा वर्कर्स आ जाती है, वो सब आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रेडिट के लिए एग्रीकल्चर में भी क्रेडिट देना है, किसानों को लोन ब्याज चाहिए होता है, सीधी सी बात है। यही हायरार्की क्रेडिट सिस्टम है कि सबसे ऊपर एससीबीज होते हैं। इसको क्या हो गया, एससीबीज। एससीबीज को हिंदी में बोलेंगे राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं सबसे ऊपर। उनके नीचे होते हैं जिला लेवल पे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ठीक है। और उनके नीचे होते हैं प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। ये पीएससीएस है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, बहुत न्यूज में आजकल, ठीक है। क्यों न्यूज में? क्योंकि अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया 2 लाख पीएससीएस स्थापित करने का पूरे देश में, 2 लाख, ठीक है। अब पीएससीएस मान लो 2 मार्कर या 5 मार्कर का क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, हमें तो ये बताओ आप। कुछ नहीं, ये लोवेस्ट यूनिट है किसानों को ऋण देने के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम में, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में कह सकते हो, दिस इज द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। यदि मैं सेंटेंस बनाऊं इसका, तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि पीएससीएस अकाउंट्स फॉर द लोवेस्ट हायरार्की इन द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, ये लिख सकते हो आप। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम में जो लोवेस्ट हायरार्की है वो पीएससीएस है। जो सबसे जो हायरार्की को हिंदी में क्या बोलेंगे, हायरार्की को क्या बोलेंगे, पदक्रम, पदानुक्रम, पदानुक्रम बोलेंगे। एक बार कमेंट करो, फटाफट से करो, पेपर 4 की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस पदानुक्रम में जो लोवेस्ट आता है, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट कल्चर है, कोऑपरेटिव क्रेडिट कल्चर है, उसमें पीएससीएस है, ठीक है। ये क्या रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर, और ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती, ध्यान रखना,
ठीक है, दीज आर नॉट रेगुलेटेड आरबीआई। ये जो एससीबी और डीसीसीबी है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन पीएससीएस को नहीं करता, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को नहीं करता। ठीक है, इसी कारण इसमें बहुत सारे लफड़े होते हैं, घपले होते हैं। डिमोनेटाइजेशन के टाइम बहुत सारे लोगों ने इनको मिसयूज किया था, क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं है, इनके सारे डेटा कंप्यूटर पे नहीं चढ़े हुए, रजिस्टर में लिखते हैं आज भी। मिनी बैंक, यदि आपने गांव में मिनी बैंक सुना होगा तो ये पीएससीएस ही मिनी बैंक होते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे घपले भी होते हैं, करप्शन भी होते हैं, लोग व्हाइट ब्लैक मनी को व्हाइट करने में भी काम लेते हैं इनको। ठीक है, इनमें फाइनेंस कहाँ से आता है? ये नाबार्ड से आता है, सबसे पहले एससीबी में जाता है, फिर डीसीसीबी में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में, और फिर किसमें आता है? पीएससीएस में आता है, नाबार्ड के थ्रू। ठीक है, अभी देश में लगभग 65,000 फंक्शन है, पीएससीएस फंक्शन है, मतलब काम कर रही है, और अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया 2 लाख से ऊपर हम सेटअप करेंगे, ऐसा बोला गया है। और केसीसी अपन ने पढ़ा था, नाबार्ड की स्कीम थी। अपने देश में जितना भी केसीसी का ऋण जा रहा है उसमें 41% जाता है इनके द्वारा, पीएससीएस के द्वारा, मिनी बैंक क्रेडिट सोसाइटी द्वारा जाता है, ध्यान रखना। लगभग 40% लिख के आ जाना आपको, 41% नहीं लिखो तो केसीसी का जितना भी लोन जाता है वो नाबार्ड किसको देता है? पीएससीएस को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को देता है, और इसके कारण इसके बाद में किसानों के पास आता है। और ये जो है, अब जैसे बड़े बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी केसीसी देता है, ये सब देता है, वो बड़े किसानों को देते हैं। इनका जो लोन जाता है वो 95% छोटे, लघु और सीमांत किसानों को जाता है, ये भी एक फायदा है इसका। ठीक है, तो ये पीएससीएस मैंने बता दिया आपको। इनका ऋण केसीसी में 95% छोटे और सीमांत किसानों के पास जाता है। कुल ऋण सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए केसीसी ऋणों में पीएससीएस का हिस्सा 41% है। ये नाबार्ड द्वारा पुनर्वित होता है। इसमें 65,000 है, अभी तक 2 लाख हम करेंगे। आरबीआई द्वारा विनियमित ये नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों होते हैं, इतना अपने को करना है बस। इसमें मान लो चैलेंजेस पूछ रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? करप्शन की प्रॉब्लम है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं, क्योंकि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो चुने जाते हैं गांव द्वारा। ठीक है, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीजें ना। कंप्यूटराइज नहीं है, डिजिटाइज नहीं है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ब्रॉड क्वेश्चन नहीं आएगा पीएससीएस का, आएगा तो 2 मार्कर या 5 मार्कर का। तो 2 मार्कर में तो आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना, सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है, आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं होता। 65,000 है, केसीसी 41%, 95% किसानों को केसीसी देता है, जो कि छोटे और लघु किसान है, और ये वाली चीज नाबार्ड द्वारा उधर लेते हैं। इतना तो आप फिर कर दोगे। मिसलेनियस में मैंने बता दिया था आपको, बकरी, ऊंट और गधे, ये राजस्थान में टॉप पे है भाई साहब। राजस्थान सेकंड पोजीशन में ओवरऑल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में। टोटल की बात करें, यदि टोटल पशु जनगणना की बात करें तो राजस्थान सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे यूपी है। ठीक है, कंक्लूजन मान लो, अरे ये कंक्लूजन की स्पेलिंग में आएगा। ठीक है, कंक्लूजन मान लो फूड प्रोसेसिंग में बड़ा 10 मार्कर का क्वेश्चन आ गया, तो कंक्लूजन में हम एसडीजी 12 मेंशन कर सकते हैं। 12.3 का लक्ष्य है 2030 तक भोजन की बर्बादी को आधा करना है अपने को, है ना, जितना भी भोजन की बर्बादी हो रही है उसको आधा करना है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एसडीजी 12.3 को। कितना अच्छा कंक्लूजन हो गया। या फिर आप लिख सकते हो, अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाद में कृषि क्षेत्र की बहुमुखी समस्याओं, कौन कौन सी समस्याओं, जैसे कमाई, किसानों की कमाई, भोजन की बर्बादी, कुपोषण, छिपी हुई भूख, हिडन हंगर, खाद्य मुद्रास्फीति आदि समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। ये भी आप अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हो। देखो, पूरा मेंस ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसे कंक्लूजन नहीं बताता, कोई ऐसे डेटा फैक्ट अलग से नहीं बताता। ठीक है, अब मैं खुद की तो क्या ही बढ़ाई करूँ, हो जाएगा, धीरे धीरे लोग अपने आप रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे। ठीक है, ये रिपलाइट कोर्स यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। 22 टेस्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है सारी वीडियोस आपको मिलेंगे, वीआईपी वैल्यूएशन नोट जिसमें आपको 300-350 मार्क्स के टॉपिक के डेटा फैक्ट्स, ये सब जितने मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सब हमने वीआईपी में लगभग पहले ही दे रखी है। टारगेट 120 हम डेली पेपर 4 की प्रैक्टिस कराते हैं 60 दिन तक। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कनेक्ट सिविल्स के टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज कर सकते हो। सबकी रेस्पेक्ट करनी है और एक्सरसाइज करनी है 4 टाइम से वीक। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की। अभी देखो, अभी रात के पता है कितने बज रहे हैं? अभी बजे 4 सुबह के। तो आज ही करना ही था, मैं दिन में बिजी हो गया था थोड़ा सा, लेकिन करना था तो करना था। और हेल्दी हेल्दी खाना खाना है, मेरे रात को नहीं चलता है, टाइम पे सोना है, और दोस्तों और फैमिली के टच में रहना है, और इस वीडियो को लाइक करना ही करना है, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना है, लेकिन बताना है कमेंट में कि अच्छा क्यों नहीं लगा, ताकि इंप्रूव कर सके हम। आप बताते हो फीडबैक तभी तो इंप्रूव करते हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच इतनी देर रुकने के लिए, इतनी देर झेलने के लिए। 1 घंटे में पूरा खत्म हो गया अपना।
बाय बाय।